इस हफ्ते दोनों ही दिन रहे भारी उतार चढ़ाव वाले और आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से है कमजोरी के संकेत। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कुछ अहम लेवल तोड़ेंगे या फिर होंगे रिकवर। आज का सेशन बेहद अहम, ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग की आज है इंपॉर्टेंस। ऐसे में करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, मिडवीक सेशन आ चुका है, पूरा फील है मिडवीक वाला और 2 दिनों से काफी आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बट रेंज बाउंड भी एक्शन बन रहा है। तो आज 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा लग रहा है हफ्ते भर का काम इस तरह की वॉलेटिलिटी, इस तरह का उतार चढ़ाव, इसका पूरा विश्लेषण भी करेंगे जी। बिल्कुल, देखते हैं कि आगे क्या कुछ बनता है। लेकिन आज के पहले ट्रिगर्स बता दीजिए प्लीज। ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से कमजोरी के आते हुए दिखे हैं। अगर आप देखें तो 150 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा है डाउ। नैस्डैक जरूर 13 अंक चढ़ा है। कच्चे तेल में फिर से थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी टेंशन की वजह से क्रूड $78 के आसपास है। साथ ही गोल्डमैन की तरफ से एक बड़ा टारगेट आता दिखा है निफ्टी का 23,500 का। और मूडीज ने वेदांता रिसोर्स, जो वेदांता लिस्टेड कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी की घटाई है रेटिंग। तो ये हैं वो सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। बिल्कुल, तो भरपूर एक्शन आपको दिखने वाला है। कई सारे ट्रिगर्स हैं। वैसे आपने तो साल की शुरुआत में जी बोल ही दिया था 24 में 24। गोल्डमैन सैक्स भी अब कैचअप करने की तैयारी में आपके टारगेट के साथ। बिल्कुल, 23,500 24,000 के टारगेट हमारे भी है और इस बार गोल्डमैन ने भी जो टारगेट दिए, दीप साल के टारगेट तो आ जाएंगे। अब बात यही कि आपको साल की शुरुआत के साल के अंत तक डटे रहना है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया कि जिस तरह की मजबूती बाजार में है और जिस तरह की एक तरफा तेजी हुई है इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से, यानी कि अप्रैल 2023 से जो एक तरफा बाजार चल रहे हैं, ग्रेजुअली इस तेज़ी में बजाय इसके कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स के पैशंस लेवल बहुत कम होते दिख रहे हैं। अब हम बाज़ार को 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता भी नीचे देखने के लिए तैयार नहीं है। बाजार का नहीं चलना या रुकना भी मंदी मान लिया जाता है। ये आम धारणा लगातार बनती है। मतलब एक वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों के दिमाग में एक धारणा बन गई कि मतलब इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। वो क्रिप्टो की तरह वाली माइंडसेट आ रही है कि कभी भी किसी भी भाव में खरीदो आपका ऊपर ही बिकेगा। ये जो थॉट प्रोसेस है थोड़ी रिस्की है और स्पेशली नए निवेशकों के लिए जिन्होंने पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद जो आए और जिन्होंने बिल्कुल भी कमजोरी या मंदी देखी नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना, मैं इसलिए बार बार जनवरी की सीरीज की शुरुआत से चेता रहा हूँ कि पिछले 2 महीने में जो तेज़ी बनी है वैसी तेज़ी नहीं होगी। पिछले 5 सालों में जनवरी की सीरीज़ आपके लिए नेगेटिव रिटर्न देने वाली रही है। नेगेटिव कोई खास नहीं, 1 से 2% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा। जितनी पिछले 2 महीनों में तेज़ी हुई उतनी तेज़ी नहीं होगी, जितनी कमाई हुई उतनी कमाई नहीं होगी। आपको थोड़ी सी नई सिचुएशन के हिसाब से बजट तक अपने आप को एडजस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली एडजस्ट हो गए तो फिर बाजार आपको ख़राब नहीं लगेंगे। और अगर आप मेंटली एकदम अभी से तेजी के मूड में कि ये तो 22,000 नॉन स्टॉप है, 22,500 नॉन स्टॉप है, तो आपको 100-200 पॉइंट घटने पे भी बड़ी मंदी लगने लगती है। सही बात। और तब क्या होगा, तब आप ले नहीं पाएंगे नीचे जब बाजार मौका देगा। तो थोड़ा सा वो कहते हैं कि अपना पाउडर रखिए ड्राई अपने साथ में। मतलब ये कि आपके पास अपना गोला बारूद होना चाहिए। आपका गोला बारूद तो एक ही है, पैसा, है ना। तो अगर हल्का फुल्का बाजार करेक्शन दे, जो कि दे सकता है, देना भी चाहिए, उसके लिए आप तैयारी रखें निचले स्तर पर खरीदारी करने की। ये तैयारी रखिए। जनवरी सीरीज के इस महीने शुरुआत में मैंने एक और चीज़ भी कही थी। कई लोग जो बाजार की तेज़ी मिस कर गए, पैसा लगाना चाहते हैं, मैंने कहा भी था कि एक बार वो लेवल आपको मिला जो US फेड की मीटिंग के बाद वाला लेवल आया था, वहाँ से मार्केट वापस करेक्शन देकर घूम गया। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि अगर आपने लाइफ टाइम हाई की मिस कर दी तेजी, या आपको ये नहीं पता था कि तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजे इतने बढ़िया आएंगे कि बाजार भाग जाएगा, आपको ये नहीं पता था कि फेड की मीटिंग के बाद बाजार भाग जाएगा, तो 2 बड़े ट्रिगर्स अगर आपने दिसंबर में मिस किए हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हर 200 पॉइंट फॉल पे निफ्टी में आप मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए। आप एक काम कर लीजिए, 10 इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, वो 10 के 10 आपके काम नहीं आएगी। हर 200 पॉइंट समझिए 21,800 हुआ, 21,600 पे, 21,400 पे, 21,200 पे, ऐसा करके आप ETF में डाल दीजिए, फंड में डालिए। अगर आपको एकदम शॉर्ट टर्म सोच के करना है, लॉन्ग टर्म तो आपकी जो मंथली SIP जाती है वो जाने दीजिए, या कुछ बड़े लेवल 400-500 पॉइंट का फॉल आए वहाँ पर आप करिए, अगर आप थोड़ा बड़ा लेवल देखें। लेकिन बिल्कुल जिनको शॉर्ट टर्म टाइमिंग करनी है मार्केट की, उनके लिए स्ट्रेटेजी है हर 200 पॉइंट के फॉल पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाना है।
अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने का, अगर आप जनवरी के महीने में पैसा लगाना चाहते हैं, फरवरी मार्च में कमाना चाहते हैं, तो हर 200 पॉइंट के फॉल पे आप 10 इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, 2000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं घटेगा। ये बजट कैसा भी आ जाए, मार्केट 2000 पॉइंट नहीं घटा सकता। ग्लोबल मार्केट्स कितने भी खराब आ जाए, जहाँ हम सोचें कि थोड़े बहुत 4-5% का करेक्शन अमेरिका में कभी भी आ सकता है, तो भी आपका 2000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं घट सकता। तो जब, और फिर भी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ दीप की 2000 पॉइंट आएंगे ही नहीं है आपके, उससे पहले से ही मार्केट घूम जाएगा, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो इस वक्त हमारा काम ये है कि आपको हल्की कमजोरी के लिए, हल्के करेक्शन के लिए, हल्के कंसोलिडेशन के लिए मेंटली तैयार रखें। और जब आप मेंटली किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं, अब जैसा आपको सिग्नल आ रहे हैं कुछ कि भाई मेरी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद जोर से बुखार आ जाए तो आपको हाँ यार लग ही रहता होने, या मतलब कोई ऐसी हो जाए बिना सिग्नल के एकदम हो तो आप और शौक लगता है। सो आप थोड़ा सा मेंटली तैयारी, पोजीशन हल्की रखिए। ओवरनाइट भी, इंट्राडे में भी आसानी से पैसे और ज़्यादा पैसे बनने का समय अभी नहीं है। पैसे कम बनेंगे, थोड़े पेशेंस के साथ बनेंगे, धीमे धीमे बनेंगे। बस अगर वो थॉट प्रोसेस है तो अभी भी पैसे तो बनने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई मंदी नहीं है, कोई बाजार खराब नहीं, लेकिन मंदी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि 200-300 पॉइंट यहाँ से नहीं कर सकते, क्या आप 20, 800, 21, 100 नहीं आ सकते, ठीक है, ये सब हो सकता है। या तो उसकी आपकी तैयारी इस वक्त मार्केट में रखना जरूरी। बड़ी मंदी नहीं है जिसको कि आप कोई 8-10% की मंदी मानते हो, या 5-6% से ज़्यादा की मंदी को हम मानते हैं कि थोड़ा बाजार करेक्शन मोड में जाए, उतनी दिखती नहीं, नहीं दिख रही, उतनी नहीं दिखती। थोड़ा करेक्शन, कंसोलिडेशन है। इसी से 1-2 सवाल निकलते हैं अनिल जी। एक तो जो 1-2 दिन का हमारा एक्शन हो रहा है, सडन मूव्स आती हैं, अप मूव भी कभी कभी सडन आती है, सरप्राइज कर देती है, गिरावट भी सडन आती है। कल हमने दोनों देखा, सुबह एक सडन रिवाइवल आया, उसके बाद गिरे भी, दोपहर में फिर से आप अच्छे थे, 2-2:30 बजे तक एकदम बढ़िया थे, उसके बाद आप शॉप फॉल करके सारे गेंस गिव अप करते हुए देखे। बैंक निफ्टी में तो 450 पॉइंट की मूव हो गई। ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या चल रहा है? दीप, ये 2 चीज़ें दिखाता है जिसको समझना जरूरी है। पहला ये कि एक बड़े अप ट्रेंड के बाद बाजार अगर किसी लेवल पर काफ़ी वोलेटाइल हो रहे हैं तो वो ट्रेंड में रुकावट का संकेत है कि आगे बड़े मूव बनाने के पहले बाजार थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहता है, ठीक है। जिसको आप अगर बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन बोल दें। डिस्ट्रीब्यूशन है, कंसोलिडेशन, अब कौन किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो मत पूछिए, लेकिन अगर एक्चुअली आम भाषा में समझने के लिहाज से ये कि जब एक तरफा तेजी हो गई, बाजार भाग गए, कुछ बड़े लेवल के आसपास पहुंचे और वहाँ पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली होती है, होनी भी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे यार किसी को बेचना तो आराम से बेचो ना भाई, तेजी का मार्केट है, बिकता है, ऐसे तोड़ के बेचने की क्या जरूरत है? सही बात है, बराबर ना। एकदम से आप 100 पॉइंट नीचे बेच देते हो, अच्छा लेने भी आते हो तो ऐसे जैसा कल मिलेगा नहीं, मिल भी तो रहा है हर एक लेवल पे, फिर ये एग्रेशन क्यों? बराबर है, इतना जोर से लेना या बेचना क्यों? हर भाव तो मिलता है। अब इसका एक रीजन है, इसमें एक रीजन है वो मजबूती वाला और दूसरा रीजन है कमजोरी वाला। मजबूती वाला कैसे? अगर कोई इन्वेस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डमैन ने आज बोला 23,500 का टारगेट है, अगर उनको 23,500 के टारगेट पे 21,500 पे लेना है, गोल्डमैन की रिपोर्ट देखकर अगर कोई उनका एक क्लाइंट बोलता है अच्छा चलिए जी आज मेरा एक बास्केट बाय करिए 1000 करोड़ का निफ्टी स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो गोल्डमैन को तो 1000 करोड़ की निफ्टी आज ही खरीद के देनी है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले लेके खत्म करो, एकदम 1000 करोड़ की बाइंग आई, 100 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर, ठीक है। अब कुछ फंड ऐसे हैं जिनको लग रहा है यार थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा ये नहीं चल रहा है मामला, एक काम करो, अच्छा, और उनका कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 18,800 से इन्वेस्ट करके बैठा है, वो बोलता मेरा 1000 करोड़ रिडीम कर दो, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, 5% नीचे आएगा तो फिर डालूंगा। अब उसको बोला तो उसको तो बेचना रहा, बिल्कुल, चलिए मेरी 1000 करोड़ की बास्केट मुझे सेलिंग करे। सो एक तो ये मजबूत इन्वेस्टर हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिनके अच्छे पैसे बने, एक ये जो आगे का 1-2 साल का टारगेट लिए, ये दोनों मजबूत हैं। और जब दो मजबूत प्लेयर अपना एक व्यू लेकर मार्केट में ऑर्डर करते हैं तो इस तरह का उतार चढ़ाव होता है। पहला, इनके चक्कर में एक साथ में और काम हो जाता है, बताइए, और वो होता है ट्रेडर्स का जो कमजोर है, जो कमजोर है। 21,700 का पुट खरीद लिया आपने सुबह कल, ये तो 21,700 पे अच्छा बेस बना दिया, कल एक्सपायरी के हिसाब से बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड, ये सब। और जैसे अगर कोई ऐसा एक सेलिंग ऑर्डर आया तो आजकल क्या हो गया दीप की इतनी वॉलेटिलिटी के पीछे एक कारण ये भी एक मशीन ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं, एल्गो ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं। क्या होता है, अगर आदमी अपने दिमाग से भावनाओं से ट्रेड करे ना तो जल्दी से मूड नहीं बदल पाता, एकदम तेजी से मंदी में नहीं आएगा, मंदी से तेजी में नहीं आएगा, देखता रहेगा,
ओहो तेजी की थी 21,700, 21,600 आ गया, क्या करूं, काटूं रोकूं, तब तक 50 पॉइंट और नीचे, फिर सोचता वो जब तक तेजी की पोजीशन काटेगा तब तक और नीचे, और वो ऐसा नहीं करेगा कि 21,000 तो ना अरे कट शॉर्ट भी कर दो, लेकिन मशीन करती है ये काम। और ये जो इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है मशीन ट्रेड की वजह से आ रही है। मशीन में क्या है, ये लेवल आया कट माई लॉन्ग, इसके नीचे इनिशिएट शॉर्ट, करना क्या है, वहाँ तो भावनाएं तो है ही नहीं, सिर्फ भाव पे खेले। एग्जैक्टली भाव आया तो ये ट्रेड, भाव आया तो वो ट्रेड, भाव आया तो ये स्टॉप लॉस, भाव आया तो वो, तो ये आग में घी डालने का काम। सो एफआईज के या किसी लोकल फंड के बाय सेल फ्लो के साथ कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन जो रिवर्स होती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं उल्टा, तो ये वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है और ये वॉलेटिलिटी थोड़े समय तक और रहेगी। इसको आपको ट्रेड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जब इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है तो आपको या तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं 4-5-7 दिन से यही जनवरी की शुरुआत से यही बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड से ही पैसा बनेगा, कॉन्ट्रा से ही बनेगा। एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, फॉर एग्जांपल आपका बैंक निफ्टी एक बार आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, 6-7 बार तो आपको मौके दे दें। बिल्कुल। तो अगर आप वो कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठो, आराम से देखो इंडेक्स को, हड़बड़ी। कौन सा रोज घर से कसम खा के निकलेगा आज बिना ट्रेड किए जाऊंगा तो घर पे खाना नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। सही बात है ना। कई बार ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ भाई साल के 4 सौदे करोगे, महीने के 4 सौदे करोगे तो खुद कमाओगे, दिन के 4 सौदे करोगे तो भी कमाई होगी, लेकिन ब्रोकर की होगी, ब्रोकरेज की बनेगी। तो कभी कभी नहीं ट्रेड करना बड़ा डिसीजन है ट्रेड करने से। और दूसरा सवाल है कि फिर अगर ऐसा ही है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स आपके पास जो क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे हैं उनको होल्ड करके रखे, जो है उसको अच्छे से निभा लीजिए। सही बात है ना, नया ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको मंदी करने की राय दे रहा हूँ कि बहुत ख़राब हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी स्पीड धीमी कर लेना सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, सब कुछ हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी जवाब दे रही है और आपको कह रहा है कि भाई इतना मत भाग, इतना मत कर, तो आप स्पीड धीमी कीजिए। आप भी अपनी स्पीड धीमी कीजिए, मानसिक स्पीड और ट्रेडिंग की स्पीड दोनों धीमी कर लीजिए, अपने आप फिर आपको लगेगा ऑल इज वेल। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक सवाल और बनता है, क्योंकि आप फंड्स की बात कर रहे थे और फंड्स किस तरह से एक्शन दिखाते हैं, थोड़ा फंड एक्शन हमारे बाजारों में भी बात करते हैं। इस साल की अब तक की थीम रही है DIIs की सेलिंग, लगभग रोज बेच रहे हैं, करीब 7,500 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी थी कल से पहले। कल 100 करोड़ DIIs ने खरीदा है, उसके सामने FIs ने 1000 करोड़ बेचा है, बट फ्यूचर्स में FIs ने खरीदा। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि परसों फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली थी, FIs की कैश में खरीदारी थी, कल कैश में बिकवाली है, फ्यूचर्स में खरीदारी, ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कल और आज जो 2 नंबर, जो कल हमने लोकल फंड्स की तरफ से 150 करोड़ की खरीदारी देखी थी और आज जो नंबर है वो 100 करोड़ की खरीदारी के, तो 2 दिनों से कम लोकल फंड्स ने बेचना रोका है। सो एक वो बिकवाली का डर नहीं है जी, क्योंकि लोकल फंड को भी पता है आपके पास 17,000 करोड़ SIP में आ रहे हैं, ठीक है, दिन का 1000 करोड़ आपको डालना ऑन एन एवरेज, और बाकी कोई खास रिडम्पशन ऐसे है नहीं, नेट इन्फ्लो है, राइट। सो इतना जल्दी वो आसानी से बेच के, अगर अगर आप बहुत ही तुर्रम खान फंड मैनेजर हैं, ठीक है, तो आप बेच देंगे 21,800 पे, 21,200 पे ले लेंगे शायद, लेकिन इतने तो सब स्मार्ट होते तो फिर बात ही क्या थी। इसलिए बहुत ज़्यादा उनको बेचना नहीं है। मुझे लोकल फंड्स की बिकवाली से तो डर नहीं है क्योंकि वो तो जल्दी से लेने भी आ जाएंगे। FIs की बिकवाली होती है तो डर है क्योंकि वो थोड़ा व्यू लेकर लंबा भी बेच सकते हैं और जल्दी ना खरीदे। वो खरीदने तब आएंगे जब बॉटम बनने के संकेत होंगे, वो खरीदने तब आएंगे जब टॉप बनने के संकेत। बॉटम पे तो FIs बेच के ही जाता है। तो अब हो ये रहा है कि FIs की तरफ से भी मूड एकदम क्लियर नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। कल 1000 करोड़ की कैश में बिकवाली की, लेकिन सामने 1400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद दिए, 1000 ही करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीद दिए, तो नेट तो बिकवाली की नहीं। परसों कैश में बिकवाली नहीं की, लेकिन वायदा कारोबार में बड़ी कर दी। सो कुल मिला के मामला ऐसा है कि दीप FIs भी बहुत क्लियर नहीं है व्यू, न लोकल फंड बहुत क्लियर है। सो सब लोग इस वक्त मार्केट में, लोकल फंड्स, FIs, ट्रेडर, सब वेट एंड वॉच वाले मूड में। तेजी करने की ज़्यादा हिम्मत हो नहीं रही, मंदी करने का ज़्यादा मन हो नहीं रहा। मंदी करने की सोचे तो लगता है मार्केट तो घटता नहीं है, तेजी करने की सोचे तो लगता है मार्केट तो बढ़ता नहीं है। सो ऐसे में जब कुछ नहीं हो रहा तो कुछ मत करो। ये FIs के डेटा भी आपको यही बता रहे हैं। सो क्लियर ट्रेंड दोनों जगह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप 1-2 दिनों से हटकर 1-2 हफ्तों का और 1-2 महीनों का व्यू लोगे, कुछ नहीं बदला, जस का तस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर वैसे देखें हाई से कितना दूर है निफ्टी? 300 पॉइंट क्या होता है, 1.5% भी नहीं है।
लेकिन ये है कि क्या प्रॉब्लम क्या है दीप की, हमारी आदत ही खत्म हो गई लाल निशान में देखने की। हमें हर रोज ग्रीन चाहिए। एग्जैक्टली दिक्कत हुआ है बस वही। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी, इस पर स्पेशली जो कल का एक्शन हुआ था और जिस तेजी से बैंक निफ्टी कल ऊपर से गिरा था, आखिरी आधे घंटे का चार्ट अगर आप देखें, कल शॉर्ट कवरिंग हुई थी सुबह, आज भी होगी। आज भी होगी। हाँ, आज भी एक्सपायरी है। हाँ, कई लोग कल ट्वीट करके बोल रहे आप तो बोल रहे थे शॉर्ट कवरिंग होगी, ये देखो नीचे क्या हुआ। शॉर्ट कवरिंग, देखिए शॉर्ट कवरिंग हमेशा कभी चीज समझिए, शॉर्ट कवरिंग एक बार मार्केट को ऊपर ले जाती है जी। शॉर्ट कवरिंग कभी भी टिकाऊ नहीं होती। शॉर्ट कवरिंग तभी तक चलती है जब तक शॉर्ट कवर ना हो। करेक्ट। ठीक है, अल्टीमेटली बाजार ऊपर तो खरीदारी की वजह से जाता है, फ्रेश लॉन्ग से फ्रेश बाइंग होनी चाहिए। Correct. सो कल आपको पूरे दिन पर शॉर्ट कवरिंग हुई। अगर इसको भी अगर कोई शॉर्ट कवरिंग ना माने तो उसकी मर्जी। जी। करेक्ट। सो आप ऐसा नहीं शॉर्ट कवरिंग के दम पे कि डे हाई पे गए, शॉर्ट कवरिंग के दम पे डे हाई पे मार्केट तभी बंद होगा जब शॉर्ट कवरिंग 2-2:30 बजे के बाद शुरू हो। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट कवरिंग सुबह से शुरू हो रही है तो पूरे दिन पर शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, उसके बाद तो फ्रेश फ्लो चाहिए आपको। एक बार लोगों की शॉर्ट कर दी उसके बाद क्या? सो आई थिंक हुई सेम सिचुएशन आज भी है दीप। वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 है, ओवरसोल्ड है। अब किसी न किसी लेवल से शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब वो लेवल क्या हो सकता है? क्या 46,925 है, 47,000 है, या 47,150 है? ये आपको स्क्रीन बताएगी, ये स्क्रीन बताएगी, लेकिन होगी ये पक्का है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्ट कवरिंग के बाद वापस मार्केट ठंडा होने लगे वहां बेचिए, शॉर्ट करिए, क्योंकि आपको लगता है ट्रेंड शॉर्ट टर्म का एक बार खराब हो गया। दूसरा तरीका ये कि नहीं मैं तो लेके ही ट्रेड करना जानता हूं, तो जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए, फॉर एग्जांपल 46,925 आ गया, ले लीजिए वहां पर, पक्का ले लीजिए। एक शॉर्ट कवरिंग वहां से दे देगा आपको अगर आ जाना, क्योंकि 47,000 के नीचे कुछ और स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे लॉन्ग पोजीशन के। अगर आता है तो 46,925 अच्छा लेवल है एंटर करने के, एक सूटेबल स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए। कॉन्ट्रा ट्रेड करके ही पैसा बनेगा, अदरवाइज बनाना मुश्किल है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि बैंक निफ्टी आज लाल निशान में बंद नहीं होना चाहिए। राइट। अगर आज एक और 47,200 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी गड़बड़ कर रहा है, और अगर 46,900 के नीचे गलती से आज बैंक निफ्टी बंद हुआ तो नई रिस्क खोलेगा। वो फिर निफ्टी को भी है ना 21,000 के आसपास ले जाएगा। आज बैंक निफ्टी 46,900 के नीचे अगर बंद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो निफ्टी भी आपको खराब कर देगा। ये बात मान के चलो, पक्का लिख के रखो। सो आज मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी के लिए, एक पॉइंट भी ऊपर बंद हो, बहुत 47,200 के नीचे बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। 47,200 के नीचे बंद होते ही थोड़ा और नीचे की रिस्क खुलती है, और 46,900 के नीचे बंद हुआ तो बैंक निफ्टी तो खराब है ही, वो निफ्टी भी खराब करेगा। निफ्टी भी खराब। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का एक्शन आज के लिए। बताएं सर, फिर आज के लिए कुछ खास ग्लोबल संकेत भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थे? हाँ, आज के संकेतों में पहले बता दूं, ग्लोबल तो नेगेटिव साइड पे ही हैं दीप। एफआईज के पॉजिटिव हैं, मैंने पॉजिटिव रखे क्योंकि 1000 करोड़ की भली कैश में बिकवाली की हो, लेकिन 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे न्यूट्रल, और 1435 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे तो मैं नेट इसे पॉजिटिव मान रहा हूँ। लोकल फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज की स्ट्रेटजी में भारत और अमेरिकी दोनों बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। एक और बात ग्लोबल मार्केट्स को हमने टच नहीं किया, हल्का सा टच कर देता हूँ, और वो है कि कल भी अमेरिकी बाजारों में नीचे से देखेंगे तो 150 पॉइंट की रिकवरी है, और वैसे देखेंगे तो 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अच्छा, कल मजे की बात देखिए, अमेरिकी बाजारों में फिर से कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब ऐसा कोई खबर नहीं जिसके दम पे बिना मतलब की वॉलेटिलिटी है। अब वही वाला हाल है हमारे जैसा, आप तेजी सोचो कि मंदी हो जाएगी, मंदी सोचो कि तेजी। और कल मजे की बात एक और हुई क्रिप्टो में, कोई ट्विटर पे, एक्स पे किसी ने पोस्ट डाली, फेक पोस्ट डाली, ये क्या उसका ETF आ रहा है क्या? SEC, वो उनका सेबी जो है, उसकी तरफ से ETF को मंजूरी मिल रही है। वो फेक। अब सोचो, बिटकॉइन में तेजी के लिए SEC के फेक पोस्ट डालने की जरूरत पड़ रही है। सोचिए, एग्जैक्टली। ये सब चीजें ना बड़ी रिस्की है एक्चुअली, ध्यान रखिएगा आप। सो अमेरिका में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। आज डेटा है थोड़े रिटेल बिक्री के आने वाले, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो कल देखते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट आता है। और शुक्रवार से अमेरिका में भी नतीजों की सीजन की फुल फ्लेज शुरुआत होगी, तो सोमवार से अमेरिका से हमें ज़्यादा अच्छे बेहतर संकेत मिलना शुरू होंगे। तो पहला ये, अमेरिका और भारत दोनों के बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े मिले जुले हैं आज के लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 पर ओवर सोल्ड है, लोअर लेवल से पक्का शॉर्ट कवरिंग। एक मौका तो आएगा ही, कितना टिकाऊ होगा वो मार्केट बताएगा, फ्लोज बताएंगे, बट एक मौका आपको मिल जाएगा लोअर लेवल से। वही है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 21,500 21,800 है। 21,450 के नीचे बंद होंगे तो नई रिस्क थोड़ी सी नीचे की खुलेगी।
21,850 के ऊपर बंद होंगे या 21,800 के ऊपर बंद होंगे तो फिर आपको तेजी का बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा, तब तक आपको टाइम पास होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए है आज मेक और ब्रेक दिन। 46,900, 47,200 ये 300 पॉइंट की रेंज आखिरी सपोर्ट बचा है बुल्स के लिए। इसके नीचे तो गई भैंस पानी में वैसा वाला हाल है, ठीक है ना, वो खराब कर देगा अगर टिक गया तो। आज नेगेटिव बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी रहा सवाल निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन निफ्टी अभी भी सपोर्ट लेवल पे लीजिए और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। कल भी मैंने यही कहा था, आप ऊपर आएगा 21,700 के आसपास, आपको लगेगा नहीं बेचूं, देखिए अगर आप वहाँ पर बेचेंगे वापस मौका मिलता है। तो दोनों तरफ के ओके, दोनों तरफ के ट्रेड करते रहे, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी, इससे घबराए नहीं। बड़े लेवल्स क्या निकलते हैं? 21,425, 21,500 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 21,300, 21,350, 21,350, 21,400 मजबूत खरीदारी की जगह है। 21,600, 675 पहली रुकावट की जगह, पार करना होगा, मुश्किल निकले तो 21,700 से 775 की रेंज में जितना मन करे भर भर के बेचिए, कोई टेंशन नहीं, जब तक कि 21,850 का नया ब्रेकआउट ना मिले। बैंक निफ्टी 46,925, 47,150 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी का। आसानी से मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए। वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़े ओवर सोल्ड भी हैं, अगर टूटे तो 46,925, 47,150 ये आपका सपोर्ट जोन है। 46,750, 46,850 अच्छी खरीदारी की जगह बैंक निफ्टी पर निकल कर आती है। ऊपर की तरफ 47,500, 47,650 पहली रुकावट की जगह, पार करके निकले तो 47,725, 47,850 सप्लाई जोन आपके लिए बनेगा बैंक निफ्टी पर। गॉट इट। चलिए, बड़े लेवल से आपके लिए आ गए। कल थोड़ी एफआईएस की खरीदारी से एफआईएस की लॉन्ग 2% ऊपर गई, हालांकि पुट कॉल रेशियो जैसे आप कह रहे थे बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पर है सर। बिल्कुल, कोई डेटा में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जो तेजी की पोजीशन है 21,500 के थोड़ा सा नीचे, चाहे तो 21,500, 490, 485, बेटर 21,450 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखिए। क्लोजिंग अगर 21,500 के नीचे होती दिखे, थैंक यू कर लीजिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे तो आप 46,900 रख लीजिए, क्लोजिंग 47,150 कल के लोज के नीचे। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है दोनों तो 47,150 भी कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर है 21,725 का, डंग का यही बनता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, इससे पहले नहीं है। इनफैक्ट 21,800 बनता है, मैंने तो फिर भी 21,725 ही रखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ बड़ी समस्या है दीप, 47,250 पे बंद हुए, 48,000 के पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो अगर किसी को छोटा रखना है इंट्राडे में तो 47,500 का रखे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास 48,000 के पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं आ रहा। तो अगर आपको रखना है 47,500 का आप रख लीजिए, अपनी श्रद्धा से रखिए स्टॉप लॉस, मैं नहीं दे रहा। आपका 48,000 नहीं, मतलब भी नहीं है ना, अगर नहीं निकल के आ रहा तो कहाँ से। कल का हाई 47,940 का है, उसके ऊपर ही इंट्राडे का स्टॉप लॉस बनता है कल के हाई पे, क्लोजिंग भी उसी के ऊपर का बनता है। तो 48,000 के नीचे स्टॉप लॉस है नहीं, लेकिन 48,000 का स्टॉप लॉस दे कैसे 750 पॉइंट ऊपर का एग्जैक्टली बन नहीं रहा। तो इसलिए बेहतर ये है या तो आप 47,500 का रख लीजिए या आपकी जो मर्जी आए रख लीजिए। ठीक है, चलिए अपनी पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए वहाँ पर। नई पोजीशंस फिर आज अगर आए रिकवरी और 21,625, 21,725 की रेंज में निफ्टी मिले तो 3 टुकड़ों में बेचिए, 625, 675, 725 3 जगह बेचिए। 21,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 21,550, 525 दो छोटे टारगेट, 21,500 का मीडियम टारगेट, 21,475, 450 और 21,400 तक के बड़े टारगेट के लिए आप कर सकते हैं बिक वाली। ठीक है, जो लोग खरीदना चाहते हैं 21,350, 21,450 की रेंज में खरीदिए। 21,250 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो बनेगा आपका 21,500, 550 दो छोटे टारगेट हैं, 600, 625 दो मीडियम टारगेट है, 650, 675 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी भी। दोनों ट्रेड लीजिए, दोनों ट्रेड लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेने का रेंज आए तो लीजिए पहले, बेचने का रेंज आए पहले तो बेचिए पहले। अब लेकिन एक ही चीज करनी है जी, ट्रेड जो करना है रेंज में करना है। मतलब आप उस लेवल से ट्रेड करिए, बीच में मत करिए। करेक्ट, बीच में करने में ऐसा नहीं बनेगा। और रोज मार्केट आपको मौका दे रहा है, करेक्ट, रोज ऊपर भी बेचने का दे रहा है, नीचे भी लेने का दे रहा है। तो जो पहले आ जाए अपने उसका उल्टा करना है। कॉन्ट्रास्ट। हाँ हाँ, है ना, काम में आ रही है। कभी कभी अगर कुछ होंगे ऐसे लोग जिनको बचपन में टीचर या पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ये तो सब उल्टा ही करता है काम, तो वो भी एक क्वालिटी अच्छे करते हैं ना, वो भी क्वालिटी है, क्वालिटी है। उल्टा करने की क्वालिटी आज आपके मार्केट में काम आ जाए, अरे कौन जाने। हाँ, तो उल्टा करिए, है ना, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी 47,650, 47,850 की रेंज में बेचिए। 47,500 पे मूड बनाइए कि मैं बेचूं या ना बेचूं,
डेटा वेटा देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी, इसलिए मैंने थोड़ा सा, इनफैक्ट मैं तो 650 पे भी बेचने में कंफर्टेबल कम हूँ। मुझे 725 850 पे ही बेचना नहीं जमता है। 2-3 टुकड़ों में बेचिए यहाँ पर, 650 725 850। स्टॉप लॉस 48,000 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 47,625, सॉरी 47,525, 47,450 दो छोटे टारगेट हैं। 47,375, 47,250 दो मीडियम टारगेट, 47,150 47,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। और जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 46,925 मेरा सबसे फेवरेट लेवल है। अगर आज वो आता है तो मैं किसी के इनविटेशन का इंतजार किए बगैर एक बार शॉर्ट काटने और खरीदारी करने की राय जरूर दूंगा। मेरे नाम पे 100-150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस समझ के कर लीजिएगा। ठीक है सर। खराब कुछ हो जाए तो मुझे 2-3 मन में जो बोलना हो, अच्छा भला बुरा, वो बोल दीजिएगा, और अच्छा हो जाए तो आपकी किस्मत। लेकिन 46,925 वो लेवल है जहाँ मुझे लगता है एक चांस ले लेना चाहिए खरीदने का। उसके आसपास जो भी 5-25 पॉइंट आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लें। 47,150 तक खरीदारी की रेंज है। ऊपर नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ, 46,750 का। और टारगेट जो बनेंगे दीप 47,250 375 दो छोटे टारगेट हैं। 450 500 दो मीडियम टारगेट है। 47,650 725 और 850 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी, भी दोनों करना है। दोनों करेंगे, ठीक है सर। चलिए बैन लिस्ट एक, आज मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी है बिग वाली, दोनों की राय नहीं दी। दोनों राय क्यों? नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैं मौका मिला तो ठीक, मैं एक तो स्पीड धीमी करना चाहता हूँ। पहली चीज, जरूरी नहीं ट्रेड करनी है। दूसरा, अगर अपनी रेंज में आए तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। फुल टाइम पास करो आज, ठीक है, एंजॉय, दोनों तरफ हैव फन। गॉट इट। ठीक है। अच्छा, बैन लिस्ट एक कम हो गया स्टॉक। कल जी एंटरटेनमेंट बैन से बाहर आ गया, तो आज सिर्फ 12 स्टॉक्स हैं आपके लिए बैन में। जी एंटरटेनमेंट एग्जिट हो गया, बाकी सारे कल के स्टॉक्स बने हुए हैं बैन में। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के आज के लिए? इम्पोर्टेंट लेवल तो दीप आज के वायदा कारोबार में 21,500 ही है, मेक और ब्रेक। 56 लाख शेयर वहाँ है। 21,600 के ऊपर से मजबूत होना शुरू करेंगे तो 21,450 500 सपोर्ट का काम करेगा। 21,600 650 रुकावट का ये एफएनओ डेटा है आपके निफ्टी के। बैंक निफ्टी के लिए 47,500 के ऊपर से ही थोड़ी मजबूती का संकेत आएगा, और 47,000 के नीचे फ्रेश कमजोरी। बस ज़्यादा डेटा है नहीं, इतना ही है। चलिए, इतना डेटा है, इसी से आप करें अपना ट्रेड। आइए, स्टॉक्स यहाँ पर है पूरा फोकस, और दे रहे हैं अनिल जी आपको आज का स्टॉक ऑफ द डे भी। अनिल जी बताएं आज कौन सा स्टॉक है? बिकवाली करने की राय है दीप, और बेचना है ONGC। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है, और इसकी दो वजह। एक तो कच्चा तेल भले आज $78 पे, लेकिन लगातार $80 के नीचे टिक रहा है। अब वापस बढ़ नहीं पा रहा, ऊपर आते ही थोड़ी सी थप्पड़ पड़ती है, वापस नीचे आ जाता है सर। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है ही। सो मुझे लगता है कि 223 के स्टॉप लॉस के साथ बेचा जा सकता है इसको। फ्यूचर्स के लेवल है ये सारे, 210 और 204 के टारगेट के लिए। और दूसरा है कि गोल्डमैन की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें डबल डाउनग्रेड किया है इन्होंने सेल से न्यूट्रल की रेटिंग दी है। टारगेट भी अच्छा खासा घटाया है गोल्डमैन ने। इसका टारगेट घटाकर 175 से 160 कर दिया। पहले 175 था, अब 160 कर दिया। ऑलरेडी स्टॉक 217 पे, फिर भी टारगेट घटा रहे हैं। ठीक है ना, अड़े हुए हैं एकदम। सो आई थिंक थोड़ा सा उस लिहाज से मुझे लगता है एक बिकवाली का मौका बन सकता है। बाकी स्टॉक ऑफ द डे 9 बजे। 9 बजे भी? यस। चलिए, पूरी प्रथा बनी रहेगी। फिलहाल 8:30 बजे आपके लिए ONGC पर बिकवाली की राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। आइए फिर बात करते हैं नुपुर के साथ। साथ ही कुशल भी हमारे साथ, अरमान भी हमारे साथ स्टूडियो में, और आशीष भी हैं बताने के लिए आज की सारी खबरें और पूरा बाजार का एक्शन, ब्रोकरेजेस का भी। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं आज? गुड मॉर्निंग। स्पाइस जेट के साथ शुरुआत करते हैं। आज उनकी एजीएम होने वाली है, 39th एजीएम है, 3:30 बजे होगी, जहाँ पे फंड रेजिंग पर भी अप्रूवल आते हुए दिखेगा 2500 करोड़ का। तो यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। ओरिएंट प्रो सोल्यूशन भी आज फोकस में, क्योंकि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है, तो ये अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। श्याम मेटालिक्स, जहाँ पे 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स आज लिस्ट होंगे, QIB को ये अलॉट किए गए थे, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। एक्सटेट है, कोचिन शिपयार्ड की स्टॉक स्प्लिट है, तो आज आपको प्राइस में एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ भी राइट्स इशू की एक्स डेट है, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। पीरियड जो है राइट्स इशू का वो 17 से 23 जनवरी के बीच रहने वाला है। प्राइस देखें तो 1812 रुपये के आसपास की है, और करीबन 2.25 करोड़ इसमें दिए जाएंगे राइट्स इशू के जरिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट आज से शुरू हो जाएगा, 12 तारीख मतलब फ्राइडे तक ये
इवेंट चालू रहेगा, तो यहाँ पर भी फोकस बना रहेगा। आईपीओ के लिहाज से देखें तो ज्योति सीएनसी का आईपीओ कल इसका पहला दिन था, करीबन 2.5 गुना बढ़ते हुए दिखा। क्यूआईबी में देखें तो आपको 2% का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, एनआईआई में 3 गुना सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया, रिटेल में 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉयज़ भी देखें तो 4 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको पहले दिन आते हुए दिखे और आज इसका दूसरा दिन है। खबरों के लिहाज से क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज कल आए थे डेल्टा कॉर्प के नतीजे मार्केट आवर्स के बाद और नतीजे Q3 के आपको कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यू देखें तो 15% की गिरावट आपको वहाँ पे दिखेगी, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 45% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखी है। मार्जिन्स भी देखें तो 37% से घट के सिर्फ 24% के मार्जिन्स रह गए और मुनाफा भी देखें तो 60% की आपको गिरावट यहाँ पर भी दिखेगी, 35 करोड़ के आसपास मुनाफा आते हुए दिखा है। कंपनी का जीएसटी डिमांड नोटिस पर कहना है कि मैनेजमेंट अभी मानता है कि जीएसटी का मामला सुलझा नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोविजन नहीं लिया गया है बुक्स में। साथ ही साथ कंपनी की गुडविल समेत 3 सब्सिडियों से जुड़े एसेट की इम्पेयरमेंट को लेकर भी कोई प्रोविजन की अभी फिलहाल मैनेजमेंट को यहाँ पे ज़रूरत नहीं नजर आती है। एक और कंपनी ने अपडेट दिया जहाँ पे उनका कहना है कि सब्सिडी जो है वो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट उसकी जगह अब रिजॉर्ट बनाने वाली है और इसकी फंडिंग, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जो है वो इंटरनल अक्रूवल से होगी। तो नतीजे डेल्टा कॉर्प की तरफ से कमज़ोर आए और कंपनी ने प्रोविजन जीएसटी डिमांड को लेकर फिलहाल नहीं लिया है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन डेल्टा कॉर्प। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन नतीजों के बाद इस पर भी आएगा। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी ने टैक्स चोरी की खबर का खंडन किया है। कंपनी को सर्च के नतीजे के संबंध में आयकर विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है। कंपनी 23 दिसंबर से तलाशी जो कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। वेदांता, यहाँ पर मूडीज ने पेरेंट कंपनी की रेटिंग घटाई है। वेदांता रिसोर्सेज सीएफआर की रेटिंग घटाते हुए दिखे हैं। कॉर्पोरेट रेटिंग्स जो हैं उसमें अगर CAA2 से घटाकर CAA3 कर दी गई है। लुपिन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन को इन्होंने लॉन्च किया है। यूएस FDA से मंजूरी मिलने के बाद इस दवा को ये लॉन्च करते हुए दिखे हैं और इसका यूएस में सालाना मार्केट देखें तो लगभग 1515 करोड़ का है। सीमैक, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने के लिए शिप्स एंड बोट्स ऑयल से इन्होंने करार किया है और सी डायमंड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये देंगे। और अंत में चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पे नतीजों के साथ बोनस शेयर पर 15 जनवरी को बैठक पे विचार किया जाएगा। ओके, ये है आपके लिए पूरा एक्शन यहाँ पर खबरों का। ब्रोकरेजेस, ढेरों रिपोर्ट्स हैं, आशीष करेंगे हाईलाइट एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर सिटी की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है। खरीदारी के राय के साथ 256 रुपये का भाव चल रहा है, 340 रुपये का टारगेट और मान रहे की सिनर्जीज काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगी, तो स्टॉक को रडार पर रखेंगे। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से अपग्रेड आ गया है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1145 कर दिया, 1065 रुपये का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि मीनिंगफुल टैरिफ हाइक यानी 20% के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है इसी कैलेंडर ईयर 2024 के अंदर। साथ में अगर आप देखें तो टेलीकॉम स्पेस में सबसे बेहतरीन स्टॉक है। 5G रोल आउट के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और वैल्यूएशन भी इन्हें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, फोकस रखेंगे। इसके अलावा इंडस स्टार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा बेहतर एक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वोफा की तरफ से अब आ गया है डबल अपग्रेड और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 270 रुपये कर दिया, 212 रुपये का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि जो टैरिफ हाइक है, पोटेंशियल फंड रेज है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूपीएल, कल एक अधिग्रहण की खबर आई थी, इसके बाद एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है। 558 रुपये का भाव, खरीदारी की राय के साथ 730 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये मान रहे कि इस अधिग्रहण के बाद से लैटिन अमेरिका में इनकी पकड़ बढ़ती हुई नजर आएगी। केपीआईटी टेक, एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 1655 रुपये से बढ़ाकर 1930 रुपये कर दिया है। साइंट पर यह खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2294 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 2570 रुपये कर दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स पर होल्ड की राय है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 6950 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है। इसके अलावा पूरा इंश्योरेंस पैक आपके रडार पर रहेगा। ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। एसबीआई लाइफ पर एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1500 से बढ़ाकर 1670 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी देखिए टारगेट बढ़ाकर 1750 किया गया है। एचडीएफसी लाइफ पर भी एचएसबीसी ने खरीदारी की राय के साथ टारगेट बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी टारगेट सिमिलर है, 800 रुपये का। जीआईसी पर एचएसबीसी की तरफ से डाउनग्रेड आया है,
लेकिन टारगेट प्राइस एडजस्ट करके 233 कर दिया, अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है। ICICI प्रू लाइफ यहाँ पर HSBC खरीदारी की राय दे रहा है, टारगेट कट किया है, 670 से घटाकर 660 कर दिया है, 541 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 570 रुपये का टारगेट दिया। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1578 रुपये से बढ़ाकर 1631 रुपये कर दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर फोकस रखेंगे। बिल्कुल, ये तो रहे आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं आज, आशीष बताएं और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? पांचू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर फोकस रखेगा। HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं HDFC AMC पर और टारगेट बढ़ाकर 3380 कर दिया है। निप्पॉन लाइफ AMC पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 551 रुपये का, पहले 426 का टारगेट था, अब 492 के भाव पर ये 551 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बढ़िया रिपोर्ट आई है, CLSA की तरफ से खरीदारी की राय के साथ 3060 रुपये का काफ़ी बढ़िया टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी टारगेट बढ़ाकर 2885 कर दिया है। ऑयल एंड गैस पर रोज़ लगातार एवरीडे रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पर देखिए ONGC पर रेटिंग का डाउनग्रेड आ गया है और ये मान रहे कि अनअट्रैक्टिव है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशन के लिहाज से। BPCL पर भी देखिए डबल डाउनग्रेड आ गया, हालांकि टारगेट प्राइस बढ़ाकर 500 कर दिया, 460 रुपये का भाव चल रहा है। HPCL पर न्यूट्रल की रेटिंग है, 360 रुपये का टारगेट है। IOC पर डबल डाउनग्रेड आ गया गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, टारगेट बढ़ाकर 105 कर दिया, 132 रुपये का भाव चल रहा है। और अंत में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1400 रुपये के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक FIs की तरफ से। आज रिपोर्ट से बेहद इंटरेस्टिंग, आज इनका आपको असर भी दिखेगा। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, शुरुआत करें, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, इस वॉलेटाइल माहौल में कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पर थोड़ा फोकस किया है, जहां पर काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। और आज का पिक ऑफ द डे है जो स्टॉक है वर्धमान एक्रिलिक्स। वर्धमान ग्रुप की ये कंपनी है जी, लगभग 550 करोड़ का मार्केट कैप है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्रिलिक्स फाइबर की इंडिया में। कल के सेशन में अनिल जी यहाँ पर एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट टुवर्ड्स द क्लोज आते हुए नजर आया, तो मुझे लगता है आज यहाँ पर एक मोमेंटम प्ले चेज किया जा सकता है। 67 रुपीज के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया अनिल जी, 65 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 75 और 78 रुपए के दो टारगेट्स के लिए वर्धमान एक्रिलिक्स आज के लिए रहेगा पिक ऑफ द डे। ओके, ये है स्टॉक पहला कैश मार्केट का आज खरीदारी करने की राय। आइए राय जान लेते हैं विश्वेश जी से भी, उनकी पसंद का शेयर। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो अनिल जी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मैं आज सबसे पहले आ गया था कि नहीं? आज आप मतलब सबसे पहले से बिल्कुल नज़दीक, एक ही स्थान पीछे। एक्चुअली क्या है, एक चीज़ समझ लो, जब तक हिमांशु जी है ना शो पे, बहुत मुश्किल है किसी और के लिए भी। Correct. ये तो एंकर से कॉम्पीट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम इनका बस चले, हमारे से पहले आके बैठ जाए। तो हिमांशु जी, आप ये समझे हिमांशु जी ऑड मैन आउट, आप फर्स्ट है। ओके, क्योंकि अनिल जी मैं वो जो आपने मेरी एक बहुत अच्छी इमेज बनाई है कि आप हमेशा लेट आते हो और वो तो बहुत सोते हो, तो नहीं, अरे विश्वेश जी वो तो आपके रिजोल्यूशन अनिल जी, ना वो तो आपके जवानी के दिनों की इमेज थी, अब थोड़ी वो पुरानी जवानी के दिनों में आपकी ये इमेज थी। अब तो आप मैच्योर हो चुके काफी। मुझे समझ नहीं आ रहा अनिल जी, इसको कॉम्प्लीमेंट लिया जाए। मैं अभी तक ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट था ये क्या था। देखो, आपकी प्रॉब्लम अगर लेट से जल्दी आने वाली है तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझिए कि आपकी वो पुरानी आदत दूर होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि एज पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो फिर तो आप समझ ही गए। अनिल जी आपसे बातों में जीतना तो मतलब ये मेरे साल का रेजोल्यूशन रहता है कि अनिल जी के बातों में जीत जाए। आशु जी से एक बार फिर भी अरे इसमें क्या रेजोल्यूशन है, आप रेजोल्यूशन की क्या, आप खाली बोलो एक दिन, मैं प्यार से हार जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी सर,
तो अनिल जी, जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो शॉर्ट साइड पे है। अनिल जी, मैंने फ्राइडे में ये एक्सप्रेस किया था कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इनफैक्ट हमने जो लेवल मेंशन किया था 21,750 800, वहाँ से 300-400 पॉइंट निफ्टी की, और बैंक निफ्टी 48,200 से हम 1000 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने फ्राइडे में किया था, इनफैक्ट हमने पुट भी दिया था। तो कंसिस्टेंट विद दैट व्यू अनिल जी, ये जो टाइम होता है, मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था तो आप जो बोल रहे थे वो बेसिक सही है कि ये जो टाइम है ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। उसका रीज़न ये है कि अब हिस्टोरिकली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वीक रहता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू दैट। मैं उतना नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के सिनारियो बनते हैं। तो मेरा जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड पे है। इंट्राडे में मैंने जो चूज़ किया है आज वो है IDFC फर्स्ट, और इसका रेट चल रहा है 84.25 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अनिल जी, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपेयर टू पूरे बैंकिंग और पूरे मार्केट, ये स्टॉक में एक बहुत हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मुझे थोड़े से मीडियम टर्म, मतलब 2 से 3 महीने का भी व्यू यहाँ पे डाउटफुल लगता है। तो 84.25 का क्लोज है। इन अ वेरी नियर टर्म, मतलब आज के लिए या कल के लिए यहाँ पे 86.80 का स्टॉप लॉस होगा, और जो मेरा पहला टारगेट है वो 80 रुपये का, और उसके नीचे मुझे लगता है ये 75 रुपये तक भी आएगा। काफ़ी विशालकाय हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, और अगर मार्केट गिरता है तो मुझे लगता है यहाँ वीकनेस गहरा सकती है। तो IDFC फर्स्ट बैंक मेरी ओर से शॉर्ट करने के रहे। 86-80 स्टॉप लॉस, 80 और 75 ये 2 टारगेट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 days। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक में बिक वाली किराए विश्वेश जी की तरफ से। आइए, स्वागत अमरीश सर का भी है। अमरीश सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। लीडर है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में विद अबाउट 33% मार्केट शेयर। 6,70,000 एजेंट्स है, और ये ग्रो कर रहा है करीब 16% कैगर के हिसाब से। टेक्नोलॉजी पे फोकस है। करीब 65% ऑफ द पॉलिसीज बाय प्रीमियम वैल्यू डिजिटली इश्यू हो रहे हैं, और इम्प्रूव्ड फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम्स भी इन्होंने डाला है, विच इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। 14,200 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है इनका। बेस्ट इन क्लास ओपेक्स टू ग्रॉस रिटन प्रीमियम रेशियो है, विच इज 17%। 2 साल के लॉसेस के बाद FY23 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। FY24 में भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, और FY25 का जो EPS का अनुमान है करीब 20 रुपीज का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है करीब 700 का। ओके, 700 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर स्टार हेल्थ में करें खरीदारी। आइए, तैयार है हमारे साथ कुणाल जी भी, लेते हैं उनका भी पिक ऑफ द डे। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, देखिए आज गुड मॉर्निंग नहीं, आज आपको सुप्रभात कहूंगा, और दीपांशु को भी सुप्रभात कहूंगा। और अनिल जी, वजह यह है कि आज विश्व हिंदी दिवस है, तो आप सभी को अनिल जी, सारे दर्शकों को मेरी ओर से हिंदी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। और अनिल जी, जो हिंदी भाषा में व्यापार की भाषा मिलना चाहिए, और मेरी ओर से बहुत धन्यवाद आपको उसके। बिल्कुल धन्यवाद कुणाल जी आपको और हमारे पूरे पैनल को। देखिए, ऐसा है कि हम सभी लोग मिलकर हिंदी भाषाओं की सेवा कर रहे हैं, और हमारी मातृभाषा है तो बड़ी आसानी भी होती है। और अब ये ज़रूर कोशिश की है कि आमतौर पर बिजनेस की भाषा अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी की भी अपनी बहुत अहमियत है, हम सब अंग्रेजी का भरपूर इस्तेमाल करते ही हैं, ज़रूरी भी है। कई मायनों में आप वहाँ उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिजनेस की भाषा, निवेश की भाषा आम लोगों तक पहुँचे हिंदी में, जो उन्हें समझ में आए, उसकी कोशिश हमारी ज़रूर होनी चाहिए, और वही प्रयास है। इसलिए आज दीप मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत ही बढ़िया रील डाली है सर, इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है। कुणाल जी, आपके लिए भी है, हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए भी है, अगर ट्राई करके देखिए। मैंने कहा कि ABCD के ज़माने में AI कितने लोगों को याद है। बहुत बढ़िया है। और हिंदी एकमात्र भाषा है जो कहते हैं ऐसे अनपढ़ से शुरू होती है और गैस तक जाती है, जो आपको ज्ञानी बनाती है है ना। और ये एकमात्र भाषा ऐसी जो बोली जाती है वही लिखी जाती है ना। नहीं तो अंग्रेजी में GOOD गुड होगा, हिंदी में गुड को गु ही और ड ही लिखेंगे वैसा। तो ये बड़ा, और वही बोलेंगे, बोलना भी वही है, लिखना भी वही है। तो इस भाषा का अपना महत्व है। तो सारी हिंदी भाषियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हिंदी दिवस की। और कुणाल जी, आपको विशेष बधाई इसलिए भी कि विदेशों से लौट कर आने के बावजूद कुणाल जी हिंदी का भरपूर प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आपको विशेष बधाई भी जी। अनिल जी, देखिए, इस पर एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। अनिल जी, कई चीज़ें आपने की हैं, और लोगों को लगता है कि केवल हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है अनिल जी, कई ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे जार्गन हैं बाजार के,
जिनको आपने अनिल जी जिनका हिंदी अनुवाद किया और ऐसा अनुवाद किया है जो कि लोगों को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अनिल जी कामकाजी मुनाफा मुझे याद आता है Correct. कि कामकाजी मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपने कामकाजी मुनाफे में तब्दील किया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं और कई बार अनिल जी जब आप किसी से सुन रहे होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है, तो जिस तरह आप उससे रोक कर कहते हैं नहीं इसको समझाइए ठीक से, या आसान भाषा में आप उसका अनुवाद कर देते हैं, तो उससे अनिल जी जो दर्शक है उसको उसकी भाषा में वो बात समझ आती है, जो चीजें अदरवाइज पहले जो है केवल सुनने को मिलती थी, समझ किसी को नहीं आती थी। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आप लेकर के आए हैं, इसीलिए मैं आपको इसके लिए अनिल जी शायद दे रहा हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं वही कहता हूँ जिनको आता है उनको तो क्या समझाना, जिनको नहीं आता है उन्हीं को बताना है। तो कोशिश हमारी वही होती है, कहाँ कहीं कहीं छोटे मोटे प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद कुणाल जी। जी सर, बताएं आज क्या विशेष है आपके पास पिक ऑफ द डे? अरे जी देखिए, फार्मा स्टॉक्स मुझे लगता है कि एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और फार्मा में एक आउट परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। तो सिप्ला में मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, कल के ट्रेड में भी अच्छी मजबूती थी, तो मेरी राय में आज भी तेजी कायम रहेगी। यहाँ पर 1280 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 1280 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1315 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1325 रुपए का, तो 1315 1325 के टारगेट के लिए सिप्ला में खरीदारी करें। ओके, 1315 1325 ये है वो दो टारगेट जिसके लिए सिप्ला में खरीदारी करने की राय। और आज आखिरी स्थान पर हैं हमारे प्रिय बंसल जी। Yes. लेकिन बंसल जी आखिरी स्थान पे है, फिर भी कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? आए वो बड़ी बात है, अच्छा, नहीं आते तो क्या करते? क्या होता? आज हैप्पी बर्थडे बंसल जी। ओहो, आज है वो दिन। अरे बिल्कुल। वाह। तो बंसल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बंसल जी आप बर्थडे के दिन आ गए, ये बड़ी बात है हमारे लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं। सिर्फ एक शिकायत है आपको बर्थडे पर। पहले तो हम मेरी तरफ से, दीप, हमारे पूरी टीम की तरफ से, पैनलिस्ट की सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली एक ही कंप्लेन रहेगी हमारी। बंसल जी अनिल जी, पहले बधाई दी, उसको स्वीकार तो करो, उसके लिए धन्यवाद दो। खाली स्टॉक्स के लिए धन्यवाद देते हो। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी फॉर योर स्पेशल बर्थडे विशेस और मेरी मासूम सी फोटो दिखाने के लिए एंड मेकिंग माय डे स्पेशल। अनिल जी सबका तहे दिल से शुक्रिया अनिल जी। हाँ। और अनिल जी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जन्मदिन की छुट्टी लेगा अनिल जी, वो मूर्ख ही होगा अनिल जी। मतलब कि नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल पर मोस्ट वॉच बिजनेस सेलिब्रिटी से अनिल जी बर्थडे विशेस लेने के लिए मैं तो मतलब कि समय से पहले उठा था अनिल जी, वो तो मतलब कि लेट हो गया कारणवश, तो आपसे विशेस लेने के लिए तो अनिल जी शो कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। और आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। कंप्लेन जो मेरी वही है, आज आप मतलब सिर्फ नहाए हुए ही लग रहे हैं, कोई विशेष परिधान में नहीं आए बर्थडे के हिसाब से। तो मतलब इट इज मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ होना चाहिए बंसल जी आज। जी अनिल जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं आपसे गिफ्ट मांग रहा हूँ अनिल जी। आज आपने बोला विश्वेश को ना कि आप एक बार बोलो प्यार से तो मैं हार जाऊंगा। हाँ। तो अनिल जी आपसे एक आज आप एक गिफ्ट मांग रहा हूँ अनिल जी। ये जो आप बार बार बोलते हैं ना कुणाल जी को, जैसे आज भी बोल रहे थे कि विदेशों में पढ़ के आए, हिंदी अच्छी। अनिल जी काहे का विदेश, लिटिल पंजाब है अनिल जी, कनाडा अनिल जी, काहे का विदेश अनिल जी। वहां रह के तो हिंदी पंजाबी अगर आदमी ने नहीं सीखी तो क्या सीखेगा अनिल जी। अच्छा। ये विदेश बार बार बोल के अनिल जी मुझको कॉम्प्लेक्स देते हैं, इसको बंद कीजिए अनिल जी आप। अच्छा कोई मतलब अच्छा कनाडा ही गए थे क्या खाली? मुझे लगा उसके पास में कहीं अमेरिका जाके आए। जे अच्छा कुणाल जी कुछ सफाई में कहना चाहते हैं, वी शुड एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें एक मौका दिया जाना चाहिए। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी देखिए, आज साफ सफाई की जगह नहीं है अनिल जी। आज तो बंसल जी का जन्म दिवस है, जो भी वो कह रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अनिल जी ये जो बात आपने कही थी कि बंसल जी आज केवल नहाए हुए लग रहे हैं, आज विशेष परिधान नहीं पहने हैं, तो अनिल जी बंसल जी को विशेष बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मैंने परिधान भेजे अनिल जी। शाम को वो पहनकर फोटो खिंचाकर ट्विटर पर डालेंगे अनिल जी, आप देखिएगा। ये हुई ना बात। हाँ तो सेलिब्रेशन तो होने चाहिए, बर्थडे भी। जी बंसल जी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से बधाई। बढ़ाएं सर आज का आपका पिक ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू सबका अनिल जी। 2 पिक ऑफ द डे अनिल जी। पहला है बिकवाली की राय आरबीएल बैंक पर है, 280 के अराउंड चल रहा है, 288 का लगाना है स्टॉप लॉस, 268 के टारगेट के लिए पहली बिकवाली की राय है आरबीएल बैंक। जैसे कुणाल जी को फार्मा स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी फार्मा अच्छा लग रहा है। फार्मा में से चूज करा है ग्रेन्यूल्स इंडिया, ग्रेन्यूल्स 409 के अराउंड की क्लोजिंग है,
398 का लगाना है स्टॉप लॉस, डिलीवरी में बाय करें 427 के टारगेट के लिए। ग्रैन्यूल्स है मेरा दूसरा पिक ऑफ द डे। और अनिल जी एक चीज क्लैरिफाई करूंगा, वो कुणाल जी का गिफ्ट मुझको मिल गया है। गिफ्ट अच्छा अनिल जी, वो वार्म गरम वाली रिवर्सेबल नेहरू जैकेट है, मोदी जैकेट है, बट अनिल जी फोटो नहीं खींच पाऊंगा, साइज छोटा है, बटन बंद नहीं हो रहा है, तो कुणाल जी को रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। गिफ्ट बहुत अच्छा है अनिल जी, मतलब कि मेरी पसंद के चेक्स हैं। हाँ। और कुणाल जी बोले तो वो बिना पहने मतलब कि बटन बंद नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं वो मतलब कि वो होता है ना अनिल जी, वो बिल निकल गया तो वो चेंज भी नहीं होगा। गिफ्ट बहुत बढ़िया अनिल जी, बटन बंद नहीं हो अरे रहे हैं आप उसके। बंसल जी बहुत मासूम और भोले हो, आप समझे नहीं। कुणाल जी कह रहे कि आप अपना वजन और अपनी साइज इस जैकेट के हिसाब से कीजिए, लगे रहिए अगली बर्थडे तक आपको फिट आ जाएगी। अच्छा हिमांशु जी भी आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी हिमांशु जी। आनंद जी, पंकज जी को कहना चाहता हूँ कि कुणाल जी को उसको एक्सचेंज या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, उसको रख लीजिए, मेरे वो साइज आ जाएगा पास में ही। जल्दी मेरा भी जन्मदिन आ रहा है, आपके लिए दूसरा भेज दें। कुणाल जी 10-12 जेरोक्स निकाल ही लो उसकी। सबको लगेगी। क्योंकि हर महीने किसी न किसी के तो आने ही वाला है। चलिए आइए स्वागत किया जाए सुमित जी का भी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी सबसे पहले तो राकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ जो पिक है वो उनको पसंद आने वाला पिक भी है, तो ये समझ सकते हैं कि उनके लिए ये गिफ्ट भी हो जाएगा। तो रेडिको के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1670-1680 के बीच में रेडिको में खरीदारी कर सकते हैं। रेडिको का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 1645-1650 के पास है, तो 1645 के स्टॉप लॉस से रेडिको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसकी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1740 का पहला टारगेट होगा, 1760 का दूसरा टारगेट होगा, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा रेडिको। तो ये बताइए, ये रेडिको की जो आपने आज खरीदारी की राय डेडिकेटेड की है बंसल जी को, सुमित जी ये पहले से डिसाइड था आपका, या बंसल जी की बर्थडे देखते ही आपने अपनी पिक बदल दी? नहीं अनिल जी, पहले से डिसाइड नहीं था। जैसे ही आपने अनाउंस किया, जैसे ही आपने विशेस स्टार्ट किए, तो फिर मैंने सोचा कि इनके बाद अभी मैं कॉल देने ही वाला हूं, तो उनको जो पसंद आए, प्रोडक्ट तो मैं दूंगा नहीं, तो मैंने कहा स्टॉक का नाम ही ऐसा दे दूं जो उनको पसंद आए। नहीं, फिर इसको गिफ्ट के तौर पे माना जाएगा। अगर पहले से डिसाइडेड होता तो माना नहीं आता। तो चलिए बंसल जी को आपकी तरफ से रेडिको खेतान का आज का कॉल डेडिकेटेड। उम्मीद करें कि टारगेट हिट हो जाए तो बंसल जी प्रसन्न जरूर हो जाएंगे।